Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we'll discuss about the Indian judiciary. First of all, in Indian judiciary, we'll take up Supreme Court of India. Now, as you know, in India, we have a single integrated judiciary which is independent of executive and legislative. Supreme Court, we can say, is the final interpreter of the Constitution. Okay, in other words, we can say that Supreme Court is the guardian of Indian Constitution. अब सबसे पहले हम जो कंपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का उसको देखेंगे। तो इसमें आपको आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 से जो सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन और उसके साथ साथ ज्यूरिडिक्शन, ये इन्हीं आर्टिकल्स को कवर करती है। ठीक है। नाउ करंटली अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट्स में जो जजेस की जो तादाद है, कंपोजिशन है, वो एक तो इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ 30 और जजेस होते हैं। तो हम कहेंगे कि देयर आर 30 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। अच्छा, जब हम अर्ली की बात करेंगे तो पहले इसमें 25 ही जजेस होते थे और उसमें एक होते थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम जो जजेस की तादाद थी वो थी 8, या अभी भी आपको जहन में रखना है। अच्छा, पार्लियामेंट जो इंडिया का है उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो टाइम टू टाइम जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको इंक्रीज करा सकती है। ठीक है, ये भी आपको जहन में रखना है। अब हम क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि एक जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब दूसरा क्या है, 2 बात इसमें याद रखनी है। एक तो या वो 5 साल तक कंटिन्यूसली किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, कंटिन्यूसली इन सक्सेशन, या हम कहेंगे कि वो एडवोकेट होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, लेकिन 10 साल तक होने चाहिए और वो भी इन सक्सेशन। ठीक है, इन कंटिन्यूसली। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसे भी हम कहेंगे पैटर्नेज होता है कि वो किसी भी जो जूरिस्ट होगा डिस्टिंग्विश्ड, उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकते हैं। ठीक है, या जज बना सकते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट क्या होते हैं जजेस की, जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब को ही करते हैं। ठीक है। उसके साथ आपको याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उसको इन कंसल्टेशन विद अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको क्या करते हैं, उनको वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे वो कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कराते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, यानी बाकी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट से, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन बाकी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट करते हैं। अब इसमें एक टर्म आएगी आपको, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है। अब कोलिजियम सिस्टम क्या है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, ये एक बॉडी होती है, इट्स अ बॉडी, कोलिजियम सिस्टम इज अ बॉडी। इसमें हमारे एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो हम कहेंगे कि ये एक बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट में जिसको हम कोलिजियम कहते हैं। इसमें क्या होते हैं हमारे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये एक बॉडी, एक कोलेजियम सिस्टम बनता है। तो इसका काम क्या होता है कोलेजियम सिस्टम का, ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को
रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। ठीक है, यानी ये कोलेजियम सिस्टम हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या काम करता है कि ये रिकमेंडेशन भेजते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि हमें किसी जज को अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या किसी जज को हमें ट्रांसफ़र करना है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कोलेजियम सिस्टम जो है इसका काम होता है। फिर हम ओथ की तरफ जाएंगे। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। या इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एब्सेंट हैं तो वो जो किसी भी पर्सन को अपॉइंट करेंगे ओथ सेरेमनी के लिए, तो वो जो सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके सामने ये ओथ ले सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे टर्म ऑफ ऑफिस की तरफ। तो टर्म ऑफ ऑफिस में हम देखेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो जब तक 65 ईयर्स हो जाता है तो तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। ठीक है, ही कैन होल्ड द ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। इसके साथ अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिज़ाइन देना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं अपना रिज़ाइन। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको रिज़ाइन देते हैं, तो वो अपना रिज़ाइन राइट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, हाँ ये भी है कि अगर एक प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि वो किसी भी जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है या चीफ जस्टिस इंडिया को रिमूव कर सकता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं तो दोनों में मोशन चल सकते हैं उसके खिलाफ, रिमूवल के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में 100 जो मेंबर्स हैं वो ये मोशन फॉरवर्ड उनकी थ्रू ये फॉरवर्ड होनी चाहिए, वहाँ पर 100 ज़रूरी है जो इसके हक में हो। और अगर राज्यसभा की बात है तो वहाँ पर 50 मेंबर्स इसके हक में, उस मोशन के हक में, तभी फिर कमेटी बनेगी और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गिल्टी पाया जाएगा तो उसको रिमूव किया जाता है। हाँ, लास्ट में आपको ये बात याद रखनी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे ज्यूरिडिक्शन। हाँ, ज्यूरिडिक्शन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं इसमें बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन की बात होती है। तो अगर हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे ये आर्टिकल 131 के थ्रू आएगा। तो इसमें ऑल मैटर्स, जो भी मैटर्स इंडियन फेडरलिज्म के रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो, कोई भी मैटर हो, तो उसको जो रिजॉल्व करने वाला या डिसाइड करने वाली अथॉरिटी है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो किस किस्म के ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे, किस किस के दरमियान होंगे? एक तो सेंटर एंड स्टेट के दरमियान कभी डिस्प्यूट होगा तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड करें। फिर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड वन स्टेट एंड वर्स अदर स्टेट्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इंडियन फेडरलिज्म के रिलेटेड कोई भी इशू हो उसको सॉल्व करने या डिसाइड करने का जो हक है, वो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का जो पावर है ये सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। फिर दूसरा है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। अब ज्यूरिडिक्शन जो एपेलेट है वो क्या है कि हम फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, उनके वो हाई कोर्ट में है लेकिन केस जो चल रहा है वो एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो दिस इज कॉल्ड एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, हाँ। रिट ज्यूरिडिक्शन क्या है? रिट हम पहले किसको कहते हैं? रिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और ये जो रिट है ये कोई भी कोर्ट या जुडिशियल ऑफिसर निकाल सकता है, इशू कर सकता है। तो रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकता है और हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, मगर किसके रिलेटेड? फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के रिलेटेड कोई भी काम हो तो रिट्स जो है वो हमारा हाई कोर्ट इशू करता है। उसके साथ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 143, इसमें क्या है कि अगर प्रेसिडेंट को कभी लगता है कि मुझे एडवाइस चाहिए तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस भी लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। वो किसके पास होता है? ये पावर भी हमारे हम कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है। फिर रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है? रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर निकालता है या लोअर कोर्ट में कोई केस चलता है और वही उसी टाइप का केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा फॉर एग्जांपल, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उससे पहले
कोई ऑर्डर इशू करता है रिलेटेड टू द सेम केस, तो वो ऑर्डर तमाम जो बाकी लोअर कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं तो उन पे वो लागू होता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। लेकिन उसके साथ साथ रिवाइजरी में क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकता है, ठीक है, यानी डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, चेंज भी कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। और ऐसा जो है हाई कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बाउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और इसमें आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 29 कहता है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जो भी लीगल इशू होते हैं वो सारा, इसका सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में रहता है। और उसके पास ये पावर्स भी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो उसके पास ये पावर है कि वो उनको पनिश भी कर सकता है ऐसे बंदों को। फिर नंबर 7 पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो है पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो जुडिशियल रिव्यू है उसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13 जो है ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको नल एंड वाइड करार दें, उसको नल एंड वाइड ऐसे लॉज और ऐसे एक्ट्स को, ठीक। फिर आर्टिकल 136 आएगा कि इसमें क्या है, स्पेशल लीव ऑफ अपील। हाँ, ये आपको जहन में रखना है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर निकालता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारा फाइनल कोर्ट होता है, तो जो भी पार्टीज़ हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो कोई भी ऐसा केस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। या कोई भी ऑर्डर बना, कोई भी ऑर्डर निकाला लोअर कोर्ट्स ने, कोई भी किसी भी ट्रिब्यूनल जो भी इंडियन टेरिटरी में हो, तो वो फिर अपील जो है उसके पास स्पेशल लीव ऑफ अपील होता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स कि लोग वहाँ जाके अपील करा सकते हैं, फिर अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल सुप्रीम कोर्ट में करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ JNS Academic Sport. I hope you will subscribe my channel. Thank you so much.